Good morning, everyone. So, this is the second lecture of econometrics, and today we are going to start with OLS, the ordinary least square method. It is one of the most important thing that we are going to study in econometrics. ये बहुत ज़्यादा काम आता है आपके और बहुत सारे papers and exams में भी आता है. Let us start with studying the basics. Okay, let us start from the basic and पीछे का recall भी करते हैं. तो आप इकोनोमेट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है. इकोनोमेट्रिक्स का मेन काम हमने बोला इज फोरकास्टिंग. वी आर सेइंग दैट इट इज फोरकास्टिंग. ठीक है. तो इकोनोमेट्रिक्स में आप फोरकास्टिंग पे मेजरली फोकस करते हैं. फोरकास्टिंग दो तरीके से हो सकती है, हमने पिछली बार पढ़ा था, बाय यूजिंग सैंपल एंड बाय यूजिंग पॉपुलेशन. तो आप पॉपुलेशन और सैंपल दोनों यूज करके फोरकास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है. अब सैंपल के अंदर व्हेन वी स्टडी तो सो वी से दैट देयर आर few characteristics of a sample. Let me change the color of the pen. So there are few characteristics. Characteristics क्या होते, कैसे स्टडी करते हैं हम थ्रू स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम सैंपल की स्टडी करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की. सिमिलरली बाय यूजिंग पैरामीटर्स वी स्टडी द पॉपुलेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. अब हम बोलते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ ओएलएस हियर. अब ये जो मैंने बात करी है कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं उससे फोरकास्टिंग करते हैं, इसमें ओएलएस का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया. सो ओएलएस का कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू स्टडी द द डेटा और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल एंड देन जनरलाइज इट ऑन पॉपुलेशन, ठीक है. उसी को हम ओएलएस बोलते हैं और इसके कुछ स्टेप्स होते हैं. सो लेट अस स्टडी दैट इन डिटेल. ओके, so we are talking about OLS over here. Okay, OLS की मेथड की बात करें, उसके एस्टिमेशन की बात करें, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है ये. PRF इज आवर पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, ठीक है. एंड यहाँ पे आप देखिए कि इसका इक्वेशन किस फॉर्म में दिया हुआ है. इट इज अगेन यहाँ से यहाँ तक डिटर्मिनिस्टिक इक्वेशन है और इसमें एक स्टोकास्टिक वेरिएबल डाला गया है एंड दिस इज इन द पैटर्न ऑफ अ पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन. ओके, सिमिलरली अगर आप कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट देखें तो ये भी एक पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है with the residual term. यहाँ पे आप देखिए एक population regression line है. Now what is population regression line? So when I am considering a graph जहाँ पे मैं एक एक्सिस पे xi ले रही हूँ और दूसरे एक्सिस पे I'm taking yi. Okay, so this is the graph between two variables और आप यहाँ पे देख रहे हैं population regression line है. यहाँ पे आपको बहुत सारे dots दिख रहे हैं. These are the residual terms. ठीक है, population regression line पे यहाँ से आप देखिए देयर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रेसिडुअल टर्म्स. ओके, तो यहाँ पे एक रेसिडुअल टर्म है, यहाँ पे एक रेसिडुअल टर्म है और कुछ टर्म्स है जो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन के ऊपर है. लेट मी चेंज द कलर एंड टेल. शो देखिए ये वाला एक टर्म है पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन के ऊपर, यहाँ पे भी एक रेसिडुअल है बट बहुत सारे रेसिडुअल्स जो है वो बाहर है. ओके, सो व्हेन आई एम सेइंग दैट सम रेसिडुअल्स आर अबव द पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन एंड सम आर माइनस म्यू बिलो द पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, तो मैं बोलती हूँ, चलिए मैं बोलती हूँ मेरे दो वेरिएबल यहाँ पे इनकम है और लेट अस से इनकम एंड हियर वी हैव कंजम्पशन. ओके, और हियर वी हैव कंजम्पशन, हियर वी हैव इनकम. नाउ यू कैन सी सम थिंग्स आर कंज्यूमिंग. दिस इज द मीन वैल्यू, दिस इज ऑन द पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, इट इज द मीन वैल्यू. और यहाँ से कुछ चीजें ऊपर है, ये म्यू हो गया. यहाँ पे आप बोलेंगे ये प्लस म्यू है, ये माइनस म्यू है. तो व्हाट डू वी से कि पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन पे आपकी मीन जीरो होगी बिकॉज when you add the values add the positive values and subtract the negative values, इन दोनों को आप जब ऐड करते हो प्लस एंड माइनस तो वो जीरो निकलता है, ठीक है. तो जो मीन वैल्यू है of the residual terms will be equals to zero. As per the assumptions of OLS also we say that the mean value is always zero. mean value of residual term mean mu is equals to zero. ये आपका OLS का बहुत बड़ा assumption है. Okay, this is the assumption of OLS कि mean of mu is equals to zero. Okay, so this is one of the most important thing. अब जब हम यहाँ पे OLS निकालते हैं, okay, we are talking about OLS. Now when I'm calculating OLS, so what do I say? That I say that I will calculate the sum of the residual terms. I will calculate the sum of the residual terms. Just a second. When I'm saying I'm going to calculate OLS, okay, I'm saying that I will do the sum of residual terms. Okay, then what will I will do? Then I will square the sum. तो ये जो sum हमने निकाला है इसको हम square कर देंगे.
स्क्वायर करेंगे और फिर हम उसको मिनिमाइज करेंगे स्क्वायर करने के बाद। जब मैं अपने रेसिडुअल्स को सम करती हूँ, उसको स्क्वायर करती हूँ और उसको मिनिमाइज करती हूँ, तो उस तरीके से मैं फोरकास्ट कर पाती हूँ वैल्यूज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड देन ओएलएस लगा के, उससे मैं ओएलएस लगाती हूँ और अपने स्टैटिस्टिक्स के जो एस्टिमेट्स है उसकी वैल्यू प्रिडिक्ट करती हूँ और फिर अपने पैरामीटर्स को प्रिडिक्ट करती हूँ, ठीक है, बाय यूजिंग ओएलएस। एंड ओएलएस का मतलब ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का स्टेप यही है, टू डू द सम ऑफ द रेसिडुअल टर्म्स और एरर टर्म्स, then we will square the sum and then we will minimize it. Okay, so this is the step. Let us now move forward. अब देखिए, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द एंटायर प्रोसेस। नाउ वी आर सेइंग टू एस्टिमेट द पैरामीटर ऑफ द रिग्रेशन मॉडल। रिग्रेशन मॉडल का जो हमें पैरामीटर्स निकालने हैं, we have two methods, one is OLS method and one is maximum likelihood method. Here today we are studying the OLS method. Okay, so what are the steps of it? What are the steps of it? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एस्टिमेट करेंगे द पैरामीटर्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल। पैरामीटर्स कौन है? अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा आपके रिग्रेशन के पैरामीटर्स है, क्योंकि हमारी रिग्रेशन लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x प्लस यू आई, ठीक है, या आप y i भी लिख सकते हो, x i भी लिख सकते हो। ओके, सो दीज आर द पैरामीटर्स x, अल्फा एंड बीटा। तो आपको सबसे पहले एस्टिमेट करने हैं द पैरामीटर्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल। ओके, देन there is a linear regression model. We will find a linear regression model, make a linear regression model, and then we'll minimize the error sum of square. अब एरर सम ऑफ स्क्वायर को मिनिमाइज करने का क्या मतलब हुआ, वही कि जो आपके रेसिडुअल टर्म्स है, यू विल सम द रेसिडुअल टर्म्स, यू विल सम द look here, you will sum the residual terms, then what will you do, you will square the sum of residual terms and then you will minimize it, you will minimize it. This is how we will apply OLS. Okay, minimizing the error sum of square, इसका ये मतलब होता है, ठीक है, ये steps है। Okay, now we can also write it like this. Here, look here. आप इसके लिए क्या यूज करते हो, आप बोलते हो कि मेरे पास एक पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है और एक हमारे पास है सैंपल रिग्रेशन लाइन। ओके, सो व्हाट डू वी डू कि हमारा रेसिडुअल ई से अगर डिफाइन कर रहा है, वी से जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, दैट वाई आई माइनस वाई आई कैप, ये मेरा सैंपल रिग्रेशन लाइन है, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन है, उन दोनों को जब मैं सब्सट्रैक्ट कर देती हूँ तो मेरा रेसिडुअल टर्म आता है। अब ये रेसिडुअल टर्म को मैं समेशन ई आई को स्क्वायर करूंगी। ओके, आई हैव समेटेड द रेसिडुअल्स, नाउ आई विल स्क्वायर इट। और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, इफ बिकॉज बोथ ई इज इक्वल्स टू वाई आई माइनस दिस टर्म, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इक्वल्स टू वाई आई माइनस वाई आई कैप। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, और इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा, ये इस तरीके से आप रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, एंड यू मिनिमाइज दीज टर्म्स, लास्ट में आप इसको मिनिमाइज करोगे। अब आपने प्रिडिक्टेड और ऑब्जर्व के बीच में डिफरेंस निकाल के ये सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये आपका ऑब्जर्व था, आपने प्रिडिक्ट किया था, सैंपल हम प्रिडिक्टेड या हाइपोथेटिकल वे में ही चलते हैं, ठीक है। नाउ दीज आर द स्टेप्स, ये प्रॉपर स्टेप्स है टू एस्टिमेट अ रिग्रेशन मॉडल यूजिंग ओएलएस। नाउ लेट अस सी फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। Now let us get to know more about population regression function, ठीक है, देखते हैं population regression function होता क्या है। तो when we are saying population regression function, तो हम एक hypothetical theoretical relationship बना रहे हैं यहाँ पे dependent variable और explanatory variables के बीच में, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि हम hypothesize कर रहे हैं यहाँ पे अपना population regression function। हमने यहाँ पे xi ले रखा है, यहाँ पे हमने yi ले रखा है, ठीक है, और यहाँ हमारा ओरिजिन है, और हम ये हाइपोथेसाइज कर रहे हैं। जब भी आप इस तरीके से पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन बनाएंगे तो आप एक चीज देखिएगा, दिस बीटा इज द स्लोप, ठीक है। और अगर ये पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन कहीं पे कट करता है, फॉर एग्जांपल मेरा पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन पीआरएल कुछ इस तरीके से बना हुआ है अगर, ठीक है, इफ दिस इज द पीआरएल, इट इज कटिंग द एक्सिस y एक्सिस ओवर हियर, तो यहाँ मेरा अल्फा होता है, ठीक है, दिस इज द वर्टिकल इंटरसेप्ट, देन बीटा इज द स्लोप। ओके, एंड हियर अभी जो हम पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, इसमें ये आपका यहाँ पे इंटरसेप्ट तो दिख नहीं रहा बिकॉज इट इज नॉट कटिंग राइट नाउ, ये आपका स्लोप है। ओके, सो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन का आपका बेसिक जो इक्वेशन होता है वो यही होता है, y is equals to alpha plus beta xi plus ui. So this is the
नॉर्मल इक्वेशन, यहाँ तक आपका डिटर्मिनिस्टिक इक्वेशन हो गया, ये आपका स्टोकास्टिक वैल्यू हो गया है। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, आपको पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन में हम क्या बोल रहे हैं, देयर इज अ रेसिडुअल टर्म, दिस इज द पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन, we do not consider the stochastic term, we do not consider the noise value. How do we write it? हम यहाँ पे सिर्फ yi is equals to alpha plus beta xi की बात करते हैं जब हम एक पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे नॉइज टर्म को कंसिडर ही नहीं किया है, वी आर नॉट कंसिडरिंग द नॉइज टर्म ऑन दिस लाइन। नॉइज ऊपर नीचे है, इस लाइन में कंसिडर नहीं किया गया है, तो हमने स्टोकास्टिक वैल्यूज को छोड़ दिया है। But in a population regression function, we are adding our stochastic value, and that is the difference. यहाँ पे PRF और PRL में आप difference देखिए, only deterministic component, here deterministic component plus stochastic component. Okay, so this is it. अब इसमें एक और चीज आप देखिए, ये जो आपका noise component है, ये आप क्यों लगा रहे हो? अब जैसे for example, I don't know what is the next step that will happen. ठीक है, for example, I am throwing a dice. Now the probability of next chance to be 6, ठीक है, ये मेरा बहुत सारे वेरिएबल्स पे शायद इफेक्ट करता हो, लेकिन मैं इसको अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। अगर ये प्रिडिक्टेबल होता तो ये डिटर्मिनिस्टिक कंपोनेंट होता, बट ये प्रिडिक्टेबल नहीं है, तो ये टोटली स्टोकास्टिक कंपोनेंट में मैं डाल देती हूँ, और इसलिए स्टोकास्टिक कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। द आउटकम व्हिच इज नॉट पॉसिबल टू बी प्रिडिक्टेड कम्स अंडर स्टोकास्टिक कंडीशंस और स्टोकास्टिक वेरिएबल। तो कोई भी जो चीज हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कोई भी अनप्रिडिक्टेड एक्शन जो होने वाला है, जैसे कि एक एक्सीडेंट हुआ, अब एक एक्सीडेंट हुआ, and what is the chances that the person will live or die? ठीक है, you know don't know, there are many aspects which are related. बहुत बार बहुत छोटी चीज होती है and someone goes into a shock. There are a lot of things. Human anatomy is very complex. Okay, तो वो प्रोबेबिलिटी आप नहीं जानते ना, मतलब आप बोल सकते हो कि हमें प्रोबेबिलिटी लग रही है, बट क्या एक श्योरिटी है? नहीं, आपको प्रोबेबिलिटी पता है, श्योरिटी नहीं है। जब तक श्योरिटी नहीं है तो डिटर्मिनिस्टिक में नहीं है। बेसिकली प्रोबेबिलिटी पता है, आप स्टोकास्टिक में डालिए, वो वेरिएबल स्टोकास्टिक में चला जाता है कंपोनेंट। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर पीआरएल, लेट्स मूव ऑन। नाउ देयर इज, दिस इज नॉट पीआरएफ, दिस इज एसआरएफ। ये एसआरएफ ऐसे करेक्ट कर लीजिएगा। So when we're talking about sample regression function, अभी हम population regression function देख के आए थे। Now when we're talking about sample regression function, so in the last class only we discussed कि जब हम sample regression function की बात करेंगे तो हम अपने parameters और जो हमारा independent variable उसके अलावा जितने भी variables involved है उन पे hat लगाने वाले हैं। So we have hat, we know that this is a line or regression function of a sample and not a population. Okay. तो जब हम ये बात कर रहे हैं, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैंपल रिग्रेशन लाइन एंड पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज अ सैंपल रिग्रेशन लाइन एंड दिस इज अ पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन। पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन हमने हाइपोथेसाइज करके कुछ वैल्यूज के बेसिस पे एक रिलेशनशिप बना के डाल दिया है। नाउ वी आर सेइंग कि हमारी सैंपल रिग्रेशन लाइन इज बेस्ड ऑन सम सैंपल दैट वी कंसीडर्ड। Okay, so some sample that we considered. Now we could have considered many samples. ठीक है, तो when you're talking about SRF, this is SRF, okay, sample regression function, और ये PRF है। अब इसमें ये देखिए, ये बेसिकली एक estimated value है, estimate है, it will be used to predict the value of the population regression function, या फिर आप बोलोगे कि actual value इसी के थ्रू होगी। लेकिन आप एक चीज देखिए, जो आपका sample regression function है, ये एक सैंपल का है, हम काफी सारे सैंपल्स ले सकते हैं, there can be multiple samples. There are multiple researchers. Let us assume there are multiple researchers on a project. ठीक है, and we are saying that I am doing one research. Then there is someone called Tanmay. He is doing one research. Then someone called Ram. Then he is also doing a research. तो सबका sample regression function अलग-अलग values ला सकता है. Okay. So I'm saying one SRF or sample regression function is this. The other one could be, just a second. The other sample regression function could be something like this. ये हो गया एक दूसरा sample regression function। ठीक है, एक और अगर मैं बोलती हूँ sample regression function कुछ इस तरीके से हो गया, and there can be multiple sample regression functions. Okay, and all the sample regression functions you are seeing here,
one or two can lie on the PRF. ठीक है, they are the complete representative of the population, we can say, but others have different values, and there can be a little bit discrimination between the values. Okay, now when we say why do we need sample regression function, so we basically say that we use the sample to estimate the population parameters, जो हम अभी तक बोलते आ रहे हैं कि sample value से हम पॉपुलेशन के पैरामीटर्स की वैल्यूज एस्टिमेट करने वाले हैं, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू, अल्फा एंड बीटा कैप निकाल के हम अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालेंगे. ओके, सपोज अब यहाँ पे बोल रहे हैं, सपोज वी हैव टू सैंपल्स फ्रॉम द गिवन पॉपुलेशन, यूजिंग सैंपल्स सेपरेटली वी ऑब्टेन सैंपल रिग्रेशन लाइंस. अभी मैंने बोला एक एसआरएफ ये है, अब लेट अस से एसआरएफ 1 हो गया, एसआरएफ 2 हो गया, अब इससे मेरे पास दूसरे लाइंस आएगी. अब समझ लो ये एसआरएफ 1 की सैंपल रिग्रेशन फंक्शन 1 की लाइन है, एसआर की लाइन है, एंड इफ आई एम सेइंग कि मेरे पास सैंपल रिग्रेशन फंक्शन 2 होगा, तो मैं बोल सकती हूँ उसकी रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है, वाई जे कैप इज इक्वल्स टू अल्फा कैप प्लस बीटा कैप और अल्फा नॉट कैप प्लस बीटा नॉट कैप एक्स जे प्लस यू जे कैप. नाउ द पैरामीटर्स आर आल्सो डिफरेंट एंड द वेरिएबल्स आर आल्सो डिफरेंट, क्योंकि ये दो अलग अलग रिग्रेशन लाइंस है अलग अलग सैंपल्स की. ठीक है, तो सैंपल रिग्रेशन लाइंस काफी सारी हो सकती है, पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन आपकी एक उसके एस्टिमेशन में एक होती है, सिंगल होती है. ओके, लेट अस मूव ऑन नाउ. अब ओएलएस एस्टिमेट मेथड ऑफ एस्टिमेशन को थोड़ा सा और देख लेते हैं. सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने के लिए हम ये यूज करते हैं, लाइकवाइज हमने पहले पढ़ा कि हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स के एस्टिमेशन के लिए वी यूज ओएलएस, गिवन बाय कार्ल फ्रेडरिक गॉस. कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने आपको OLS मेथड दिया था. ओके, नाउ व्हेन वी कैलकुलेट OLS, सो इट इज अ वेरी बिग प्रोसेस. ठीक है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, हम सब मास्टर्स में करते हैं. इट इज अ वेरी ह्यूज कैलकुलेशन नॉट नीडेड फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स और फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जाम, नेट यूजीसी नेट और जेआरएफ. उसके लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए आपको सिर्फ बीटा 1 की का फॉर्मूला और बीटा 2 कैप का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी सारी चीजें इज नॉट इम्पोर्टेंट. ओके, सो नाउ इनकी वैल्यूज हम अभी देखेंगे. ओके, बीटा 1 कैप एंड बीटा 2 कैप, बीटा नॉट कैप की और बीटा 0 कैप की. ओके, बट उससे पहले मैं बोलना चाहूंगी दैट इफ यू वांट द डिटेल explanation or step by step explanation of OLS estimation, then I'm going to publish the next video on this only. Okay, ये पूरा जो next video होगा एक छोटा सा video होगा on the step by step OLS method estimation. Okay, OLS method estimation पे उसकी पूरी derivation पे बीटा 0 बीटा नॉट या बीटा 0 कैप की वैल्यू और बीटा 1 कैप की वैल्यू कैसे derive करनी है, इस पे पूरा video dedicate होगा. अभी आप वैल्यूज देख लीजिए. सो जब हम बीटा 1 कैप की वैल्यू देखते हैं, सो दिस इज आवर स्लोप. आप ओएलएस जब आप रिग्रेशन फंक्शन का इक्वेशन देखते हैं, सो व्हाट इज द इक्वेशन, वाई आई कैप इज इक्वल्स टू बीटा नॉट कैप, यहाँ पे आप अल्फा भी यूज कर सकते हैं, प्लस बीटा 1 कैप एक्स आई प्लस यू आई कैप. ये आपकी होती है वैल्यू एक सैंपल रिग्रेशन फंक्शन की. ठीक है, इसमें आपका जो बीटा नॉट कैप है, दिस इज योर इंटरसेप्ट, दिस इज योर वर्टिकल इंटरसेप्ट, ये आपका वर्टिकल इंटरसेप्ट है. ठीक है, ये आपका वर्टिकल इंटरसेप्ट है. बीटा 1 इज द स्लोप, ये आपका स्लोप है, दिस इज योर स्लोप. तो अब स्लोप की वैल्यू क्या होती है, आप जब भी देखेंगे, जब ये पूरा आप प्रोसेस कैलकुलेट करते हैं, then you get the slope और बीटा 1 की वैल्यू is equals to summation of xi minus x bar into yi minus y bar upon summation of xi minus x bar का whole square. Okay, तो यहाँ पे आप देखिए this xi is the actual value और ये आपका मीन है, yi आपका एक्चुअल वैल्यू, ये आपका मीन है. आप मीन से इसको माइनस करते हैं और ये निकलता है. ठीक है, अब नाउ इसको आप शॉर्ट में ये लिख सकते हैं y, because when we say that we subtract the actual value with the mean value, we are saying हम इसको xi भी रेफर कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे let me just correct it once, this is not xi, let us not write it as xi. wait, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ for a better representation.
ठीक है, ओके, क्लीनर प्लेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप जब ये बोल रहे हैं xi, let us just say this is x, basically let me write it, ये आपका जब आप स्लोप निकालते हैं बीटा वन तो आप क्या बोलते हैं, समेशन है एक्चुअल वैल्यू ऑफ x का माइनस x बार से और y i का माइनस y बार से, ठीक है, अपॉन समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहाँ पे x बार आपके मीन वैल्यूज हैं। ओके, सो व्हाट विल दिस बी, हम हमेशा बोलते हैं जब हम x माइनस एक्स बार करते हैं तो वो एक स्मॉल x बन जाता है, स्मॉल x समेशन स्मॉल x y i, y भी स्मॉल y बन जाएगा और समेशन x i का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देखिए स्मॉल x है बिकॉज स्मॉल x रिप्रेजेंट द दिस सब्ट्रैक्शन वाला वैल्यू फ्रॉम द मीन, एक्चुअल वैल्यू को आप जब मीन से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको जो आप उसको स्मॉल x से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, now here also when we're talking about the intercept, this is the vertical intercept beta naught, इसकी वैल्यू क्या होती है, it is y bar minus beta 1 cap x bar, यहाँ x bar और y bar आपकी mean values है of independent and dependent variables. Let us say that our independent variable is income, dependent variable is consumption. ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू रहने वाली है बीटा नॉट की, कि आप अपनी डिपेंडेंट वैल्यू को भी बार यू आर कंसीडरिंग द मीन ऑफ इट देन माइनस बीटा वन कैप एक्स बार। आपको ये फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, यू नीड टू लर्न द फॉर्मूलाज। लेट मी राइट द फॉर्मूलाज प्रॉपरली फॉर यू वंस, जिससे आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, जो भी इसमें प्रॉब्लम्स है उसको मैं यहाँ करेक्ट करके लिख रही हूँ। बीटा नॉट कैप इज इक्वल्स टू y bar, that is mean value of y, beta 1 cap x bar. Okay, so this is the value of beta naught और beta 1 की वैल्यू यहाँ पे बहुत क्लियरली डिफाइंड है। ओके, तो इस तरीके से आप OLS के थ्रू आप ये मेथड ये वैल्यूज निकालते हैं, बीटा नॉट कैप एंड बीटा वन कैप। अब बीटा नॉट और बीटा वन कैप की वैल्यू जब आपने निकाल ली, देन यू कैन एस्टिमेट द पैरामीटर्स यूजिंग दीज, यू कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स, दैट इज बीटा नॉट, बीटा नॉट आपके पैरामीटर्स कौन है, बीटा नॉट एंड बीटा वन। अब आपने बीटा वन कैप एंड बीटा नॉट कैप से बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू निकाल लेंगे आप फर्दर। Okay, and we don't need to calculate all this, but these two formulas are very important even for the exam point of view, like objective exams point of view. Okay, so just go through them and it will be much easier, and I think the topic is quite simple. बस उसको आप एक बार और देखिएगा अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आई हो, otherwise I think it is quite simple and if you have doubts तो you can comment down below, आप comment section का यूज करिए और मैं पूरा का पूरा जो आपका estimation है इसका step by step estimation उस पे next video डालूंगी। the video will be dedicated to this estimation, this step by step estimation, और वो छोटा सा वीडियो होगा इसी पे होगा। ठीक है, thank you so much, thank you this lecture thank you so much, hope you like the lecture, and if you like the lecture do like and subscribe, and I do publish econometrics lecture every week on Saturdays and mostly on Saturdays, पर आपको एक lecture econometrics का हर week मिलेगा। Also there is a microeconomic series going on and further many topics are coming, many other economic units are coming, so do subscribe for the updates. Okay, thank you so much.